हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ऑफ लॉ। मेरे इस चैनल पे आपको लॉ से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक, नीड फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो क्यों आया एग्जिस्टेंस में। क्योंकि आजकल जो है नेशंस जो है, कंट्रीज जो है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, अंतर्राष्ट्रीयवाद का युग है। तो किसी ना किसी चीज के लिए एक कंट्री को दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। डिपेंड के कारण डिस्प्यूट्स आते हैं। उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए एक लॉ चाहिए जो इंटरनेशनल लॉ बनकर उभरा। ठीक है, तो आगे देखते हैं नीड फॉर इंटरनेशनल लॉ। नीड फॉर इंटरनेशनल लॉ इन टूडेज इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड। इंटरडिपेंडेंट है वर्ड, अंतरराष्ट्रीयवाद युग का वर्ड है। इंटरनेशनल लॉ इज द लीस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ डीलिंग विद इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। जितने भी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स डिस्प्यूट्स आते हैं अलग अलग देशों के बीच में, उनको सॉल्व करने के लिए लीस्ट एक्सपेंसिव, कम खर्चे में हो जाता है, और मोस्ट एफिशिएंट, बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कवर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज सच एज रिफ्यूजी क्राइसिस, माइग्रेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। जो ये है इंटरनेशनल लॉ है, ये किस किस चीजों को कवर करता है? रिफ्यूजीज के इश्यूज को कवर करता है, माइग्रेशन इश्यूज को करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को देखता है, जो सतत विकास है किसी देश का, एंड द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है वो पूरे के पूरे वैश्विक स्तर पे बहुत बड़ी इशू बन रही है, क्योंकि ये हमारे आने वाले जनरेशन के लिए एक अभिशाप बन जाएगी अगर ये ऐसे ही एनवायरमेंट खराब होता रहा। तो उसको भी अब इंटरनेशनल लॉ देखने लगा है। The traditional international law has the limited boundaries wherein the covered the territories, treaties। ये treaties को cover करता था, conventions को cover करता था, और covenants को cover करता था। जो संधियां होती थी राज्यों के बीच में, ये उन चीजों को देख लिया करता था उस समय पे, और conventions को देखता था। ठीक है, और covenants को देखता था। ठीक, तो लेकिन धीरे धीरे इसने क्या करा, बाकी चीजें भी देखनी शुरू की, जैसे कि माइग्रेशन प्रॉब्लम्स को, डिस्क्रिमिनेशन को, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है रंग के आधार पर या जातियों के आधार पर, नस्लों के आधार पर, और टेररिज्म को, इन इन कॉन्सेप्ट्स को भी ये देखने लग गया। द रीसेंट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल लॉ इज स्पेस लॉ एंड ड्रोन लॉ। जो अब डेवलपमेंट हुई है वो स्पेस लॉ और ड्रोन लॉ में हो गई है। द in the recent Kulbhushan Jadhav case, wherein the Pakistan court has awarded him death sentence on ground of being a spy। जो कुलभूषण यादव हैं, उनको एक जासूस मानकर पाकिस्तान कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दे दिया था। तो इंडिया ने क्या किया, इस मैटर को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर गया। वहां पे क्या अलाउ किया गया कि कुलभूषण जाधव को एक काउंसलर दिया जाए, और उनकी डेथ पेनल्टी को होल्ड कर दिया गया, रोक दिया गया। और ये भी कहा गया कि उनको, कुलभूषण जाधव को, उनकी फैमिली से भी मिलने की परमिशन दे दो। ठीक है, अब जो ये स्टेप था इंडिया का, वो वर्ल्ड एट लार्ज पे बहुत ज्यादा सराहा गया, और इसी ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो प्रोटेक्ट करता है किसको, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को, न्याय के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। द रीजन वी नीड इंटरनेशनल लॉ इन मॉडर्न डेज इज दैट वी हैव सीन टसल अमंग सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। हम देख रहे हैं कि आज क्या है, जो महाशक्तियां हैं उनके बीच में हमने संघर्ष देखे हैं। द सुपर पावर एडॉप्ट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेल्दी एंड एग्रेसिव टेक्निक्स। वो अलग अलग तरीके की गुप्त, छुपी हुई और एग्रेसिव टेक्निक्स को यूज करती हैं। सो द इंटरनेशनल लॉ विल प्रोटेक्ट फ्रॉम सच आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ द सुपर पावर्स। तो सुपर पावर्स की मनमानी शक्तियों को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लॉ का होना जरूरी है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, नीड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नीड है इंटरनेशनल लॉ की, तो उसका कुछ ना कुछ स्कोप भी होगा। क्या उसका दायरा है, अब वो देख लेते हैं। इंटरस्टेट रिलेशन एंड देयर रेगुलेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इशू ऑन नॉन स्टेट आइडेंटिटीज एंड इंडिविजुअल्स, ये इसके दायरे में आती हैं। अब एक एक करके इनको, इनकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इंटरस्टेट रिलेशन एंड देयर रेगुलेशन, कि जो स्टेट का है आपस में क्या संबंध है, ठीक है, और उनका
रेगुलेशन, उनके विनिमय क्या है। द इंटरनेशनल लॉ हैज स्टेट सब्जेक्ट। इंटरनेशनल लॉ स्टेट सब्जेक्ट, यहाँ पे स्टेट का मतलब है नेशन से, किसी कंट्री से। स्टेट सब्जेक्ट है व्हेन सिविलाइज्ड स्टेट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस देन इंटर रिलेशन वाज नेचुरल। ठीक है, तो जैसे ही सिविलाइज स्टेट एग्जिस्टेंस में आते हैं तो उनके आपसी संबंध पैदा होना एक नेचुरल सी बात है। उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और आपसी संबंध पैदा हो जाते हैं, और जरूरी भी है वो, क्योंकि कोई भी अकेले सरवाइव नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको वो किसी ना किसी चीज के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है ही। दे हैव फ्रेम्ड देयर रूल्स, रेगुलेशंस एंड ट्रीटीज फॉर फर्दर ट्रांजेक्शन। वो आगे के होने वाले किसी भी प्रकार के लेन देन के लिए वो अपने रूल्स बना लेते हैं, रेगुलेशंस बना लेते हैं, और ट्रीटीज, ट्रीटीज मतलब होता है संधियां, जिसमें दो देश किसी एक बात पे मानते हैं। द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर लेड डाउन कैटेगरिकली इन दीज रिलेशंस बिकॉज इट फैसिलिटेट द एम्बिकल वर्किंग ऑफ द फंक्शंस बिटवीन द स्टेट्स। ये जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ये क्या करते हैं, फंक्शंस को बढ़ावा देते हैं, जो भी स्टेट काम करता है। द रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रॉडली प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स टू बी कैरिड आउट बाय डिफरेंट स्टेट्स। ये अलग अलग प्रोग्राम्स जो अलग अलग स्टेट या अलग अलग नेशंस अलग अलग प्रोग्राम लाते हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है। द कस्टम्स फॉलोड बाय कंट्रीज हैव कल्मिनेटेड इनटू लॉज। जो भी कोई कंट्री है वो कोई भी कस्टम्स, कोई भी रीति रिवाज फॉलो करती है, वो लॉ बन जाते हैं। यही जो सेम बात है वो कौन, इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ भी फॉलो करता है, जिसको कोडिफाई कर दिया गया है। द वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर हैज बीन कवर्ड अंडर इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ सच एज एक्सट्राडिशन ट्रिटी, रिफ्यूजीज, ह्यूमन राइट्स एंड सब्सटेंशियबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ किस किस को लेता है, जो प्रत्यर्पण संधि होती है, रिफ्यूजीज जो शरणार्थियों की चीजें होती है, ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार से रिलेटेड टॉपिक्स, और सतत विकास से रिलेटेड टॉपिक्स को देखता है। इसके बाद आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनली वर्क करती है, जैसे हमारे देश में इंटरनली भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो हर कंट्री पे लागू होती है। अ मेजर डेवलपमेंट इन 19th and 20th century in international law is the prominent position of the international organization। जो डेवलपमेंट हुई थी 19th और 20th सेंचुरी में, वो जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के विकास में बहुत महत्वपूर्ण रहा था। द ऑपरेशन ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन इज ऑन ग्लोबल, रीजनल एंड सब रीजनल लेवल। जो इन संगठनों का काम है वो ग्लोबल, ग्लोबल उसमें है, या फिर रीजनल है, या फिर सब रीजनल क्षेत्र में है। ठीक है, दीज ऑर्गेनाइजेशन सीक टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लोगों का वेलफेयर करना, लोगों के लिए अच्छा काम करना। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर फंडेड मेजरली बाय द डेवलप्ड कंट्रीज and they are actively supporting the developing countries for the betterment of the lives of the people। अब इन ऑर्गेनाइजेशंस को फंड कौन करता है, डेवलप्ड कंट्रीज फंड करती हैं। और ये हेल्प किसको करती हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करती हैं बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने में उनके लोगों के लिए। दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव मल्टी डायमेंशनल एरियाज ऑफ ऑपरेशन। अब ये है एक ही एरिया में तो नहीं करेगी कि एजुकेशनल करिए तो एजुकेशनल वर्क ही करती रहेगी, नहीं, ये मल्टी डायमेंशनल एरियाज में काम करती है। अब हम आगे देख लेते हैं कि मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं। और भी बहुत सारी है, बट मैंने कुछ एक्सप्लेन की हुई है, उनको देखते हैं। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनको देखते हैं। सबसे पहले आता है वर्ल्ड बैंक। द वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड इकोनॉमिक सपोर्ट टू द कंट्रीज फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक फैसिलिटी इन द डेवलपिंग कंट्रीज। जो वर्ल्ड बैंक होता है वो इकोनॉमिक सपोर्ट देता है कंट्रीज को। क्यों देता है इकोनॉमिक सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए देता है। और अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, अवेलेबल कराता है बेसिक फैसिलिटीज किनको, डेवलपिंग कंट्रीज को, फॉर द वेलबींग ऑफ देयर पीपल। ठीक है, अब देखते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको शॉर्ट फॉर्म है आईएमएफ। पेपर में आईएमएफ के नाम से भी आ जाएगी, तो आपको याद रखनी है। ये सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, इवन जितने भी टर्म्स हम यूज करते हैं, अगर उनके शॉर्ट टर्म एग्जिस्ट करते हैं तो आपको उनको ध्यान रखना है, वो शॉर्ट फॉर्म में भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो ये आईएमएफ क्या करता है, वो कंट्रीज को हेल्प करता है मैनेज देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए और मैनेज करने के लिए। द सॉवरेन डेप्थ रीस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म ऑफ आईएमएफ एम्स टू प्रिजर्व एसेट वैल्यू एंड प्रिजर्व द क्रेडिटर्स राइट। जो सॉवरेन डेट रीस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म है,
ठीक है। ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं संप्रभु ऋण पुनर्गठन तंत्र। ये क्या करता है, इसका एम क्या है, प्रिजर्व करना है एसेट वैल्यू को, जो भी परिसंपत्ति मूल्य है उसको संरक्षित करना, और प्रिजर्व करना किस चीज को, क्रेडिटर्स के राइट को। क्रेडिटर कौन होता है, जो पैसा देता है उधार के लिए, ठीक है, उसके राइट को प्रोटेक्ट करना। एंड ऑल्सो पेव्स द वे विद द हेल्प एग्रीमेंट फॉर डेटर्स टू ग्रो। और जो डेटर होता है, जो जब अब वो उधार वापस करने वाला होता है, उसको सहायता समझौता से उसका मार्ग दिखाना उसको, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ क्या होता है, सर्वाइव सुपरवाइज करता है और रेगुलेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड को। डब्ल्यूटीओ क्या करता है, सुपरवाइज और रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड्स को। ये जो है लार्जेस्ट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस है, जो डील करता है किस में, ट्रेड ऑफ गुड्स में, सर्विसेज में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज में। ट्रेड ऑफ गुड्स में करता है, सर्विसेज में जो ये सेवाएं देते हैं, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो ये होती है बौद्धिक संपदा, इन चीजों में, कंट्रीज की बौद्धिक संपदा में, इन चीजों में डील करता है। इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर नेगोशिएशन एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन टू कंट्रीज फॉर एफिशिएंट ट्रेड। ये क्या करता है, एक एफिशिएंट ट्रेड के लिए, कुशल व्यापार के लिए देशों में बातचीत और विवाद समाधान को एक फ्रेमवर्क देता है, रूपरेखा देता है, ठीक है, ताकि जो बातचीत कर सके और एक समाधान निकाल सके देश। अब यूरोपियन यूनियन देखते हैं। यूरोपियन यूनियन क्या है, प्रमोट करता है सबसे पहले किस चीज को, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को। प्रमोट किसको कर रहा है, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को, ठीक है। और किसको करता है, प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रेड अमंग द यूरोपियन कंट्रीज। और ये प्रमोट करता है इंटरनल ट्रेड को यूरोपियन कंट्री के बीच में। इसका मेन काम क्या है, यूरोपियन कंट्रीज का विकास, तो उनके बीच में ही इंटरनल ट्रेड को प्रमोट करता है। और सॉलिडेरिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, और कहता है कि भाई सॉलिडेरिटी बनाओ अगर टाइम ऑफ वॉर आ जाता है तो, वॉर के टाइम पर, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सार्क। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसकी फुल फॉर्म द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है इसको क्रिएट करने का, सिक्योरिंग पीस एंड रीजनल हार्मनी अमंग द साउथ एशियन नेशंस। जितने भी साउथ एशियन नेशंस हैं उनके बीच में पीस, शांति और रीजनल हार्मनी को बनाए रखने के लिए ये आई है एग्जिस्टेंस में। इसके पास कितने कंट्रीज हैं, कितने मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं। 8 मेंबर्स का मतलब 8 कंट्रीज हैं इस सार्क में, ठीक है। इट एम्स टू अचीव साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। इसका एम क्या है, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लाना अपने देशों में। ये जो सार्क देश है ये कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये सारे कौन से सार्क देश हैं, ठीक है। अब देखते हैं आसीन। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज अ रीजनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइसिंग 10 कंट्रीज। जो सार्क था उसने कितनी कंट्रीज को लिया हुआ था, 8 कंट्रीज को लिया हुआ था। लेकिन ये कितनी कंट्रीज को ले रही है, 10 कंट्रीज को। ये ग्रुप कितने कंट्रीज से मिलके बन रहा है, 10 कंट्रीज। 10 कंट्रीज ही इसके मेंबर्स भी होंगे, ठीक है। इनका काम क्या है, फैसिलिटेट द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, मिलिट्री, एजुकेशनल एंड सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन अमंग इट नेशन। इन सारे आधार पर अपने देशों में इकोनॉमिक विकास करना, सोशल विकास करना, पॉलिटिकल, मिलिट्री, एजुकेशनल और सोशियो कल्चरल इंटीग्रेशन करना अपने देश के बीच में, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट एससीओ। ये क्या है, द संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन is the intergovernmental international organization that aims to, इसका एम क्या है, इफेक्टिव कॉपरेशन इन पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एंड कल्चर। ये सारे पॉइंट्स अलग अलग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इन सबके ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। द जॉइंट एफर्ट्स विल बी मेड टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी इन द रीजन। जो जॉइंट एफर्ट है वो किस लिए लगाते हैं ये लोग, पीस बनाए रखने के लिए। पीस बनाए रखना सबका काम है, ठीक है। एंड सिक्योरिटी इन द रीजन, अपने जगह पे सिक्योरिटी बनाए रखना, ठीक है। अब स्कोप में नेक्स्ट पॉइंट आता है इश्यूज ऑफ नॉन स्टेट आइडेंटिटीज एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है। नॉन स्टेट आइडेंटिटीज है या फिर इंडिविजुअल्स हैं, उनके इश्यूज को भी इंटरनेशनल लॉ ही देखता है। द नॉन स्टेट एक्टर्स हैव प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन मैन्यूवरिंग डिफरेंट इंपॉर्टेंट टास्क दैट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो
बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, किसमें, वो सारे टॉपिक को देखने में जो इंटरनेशनल लॉ के दायरे में आते हैं। द नॉन स्टेट एक्टर इज अ न्यूली एमर्ज कॉन्सेप्ट इन द रिसेंट पास्ट। अभी हाल ही में डेवलप हुआ एक नया सा कॉन्सेप्ट है ये। दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट लीगल रिकॉग्नाइजेशन अंडर द इंटरनेशनल लॉ। अब ये अपना जो है लीगली अपना नाम अपना लीगली अपनी रिकॉग्नाइजेशन पाने के लिए इंटरनेशनल लॉ में ये स्ट्रगल कर रहे हैं। दे आर इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली एंड स्ट्रेटेजिकली कैपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स ऑन द ग्राउंड लेवल। ये इकोनॉमिक वे में, फाइनेंशियल वे में और स्ट्रेटजी लगाकर कैपेबल है काम करने में ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर पर, ठीक है। द ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ हैज नॉट अलाउड द एक्टिविटीज ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स एंड ऑल्सो नॉन प्रिडिक्टेड देयर एग्जिस्टेंस। जो ट्रेडिशनल इंटरनेशनल लॉ है अलाउ नहीं करता किसी भी तरीके की एक्टिविटी जो नॉन स्टेट एक्टर्स करते हैं उसको, और ना ही प्रिडिक्ट करता है, ना ही कोई भविष्यवाणी करता है इनका भविष्य में एग्जिस्ट करने के लिए। बट विद द शार्प राइज इन द नंबर ऑफ पीपल हु फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन द हैंड्स ऑफ सॉवरेन गवर्नमेंट। लेकिन ये जो सॉवरेन गवर्नमेंट है, इससे जो भेदभाव और उत्पीड़न हो रहा है लोगों में, ठीक है, और द एथिक क्लीजिंग ऑफ रेस फ्रॉम अ कंट्री, और जो नकलसलवाद जो आ रहा है कंट्री में, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स इसको एग्जिस्टेंस को जन्म देते हैं, इसको लाने के लिए विवश कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सजेस्टेड बाय एंड्रयू कैपलिन, इन्होंने क्या कहा, अ नॉन स्टेट एक्टर्स जनरली अंडरस्टूड एज, नॉन स्टेट एक्टर्स को कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है, इंक्लूडिंग एनी आइडेंटिटी विच इज नॉट अ स्टेट। स्टेट या नेशन या कंट्री तो नहीं है, स्टेट का मतलब ही नेशन और कंट्री है यहाँ पर। ऑफन रेफर्ड टू एज अ टेररिस्ट ग्रुप, ये या तो टेररिस्ट ग्रुप है, या रिलीजियस ग्रुप है, या सिविल सोसाइटी है, लोगों की सोसाइटी, और कॉपरेशन है, या फिर कोई कॉपरेशन है भाई ये, ठीक है। तो ये कोई कॉपरेशन मतलब जो ये निगम होते हैं, ठीक है, इनमें से कुछ है ये नॉन स्टेट आइडेंटिटी, जिनको सरकार, किसी भी देश की सरकार मान्यता नहीं देती है, ना ही किसी तरीके से सपोर्ट करती है, ना ही फंड से, ना ही अपने रूल्स के अंदर उसको इंक्लूड करती है, ठीक है। अब जब हमने पढ़ा कि नॉन स्टेट एक्टर्स का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है इंटरनेशनल लॉ पे, तो उसका कुछ नेगेटिव रोल भी होगा, उसका कुछ पॉजिटिव रोल भी होगा। देखते हैं इसके नेगेटिव रोल्स को। द स्टेट वेयर अथॉरिटेरियनिज्म प्रिवेल्स अंडरस्टूड that on the international forum the legal responsibility of non-state actor is not recognized and so they won't be held liable for any of their deeds। अब देखो, जब जब यहाँ अब क्या है कि जो ये नॉन स्टेट एक्टर्स है इनको तो सरकार मान्यता ही नहीं दे रही है, ठीक है, तो वो अपने किसी भी काम के लिए लायबल तो होंगे नहीं, ठीक है। तो जहां पे अधिनायकवाद प्रिवेल करेगा, ठीक है, वहां पे ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तो स्टेट क्या करती है, इनके जरिए बच निकलती है अपनी अकाउंटेबिलिटी से, ठीक है, कि जो स्टेट की लाइबिलिटी बन रही है, स्टेट की जवाबदेही बन रही है, वहां से इनको यूज करके निकल लेती है। ये जो रिलेशन है स्टेट का और नॉन स्टेट एक्टर्स का, ये क्या करता है, ये वहां पे एक्ट यूज होता है जहां पर स्टेट को अपने ही किए हुए कामों पे संदेह होता है। दिस रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर इज एविडेंट व्हेन द स्टेट टर्न्स केयरलेस ऑफ देयर एक्ट्स। जब अपने ही कामों पे संदेह करती है स्टेट, द स्टेट यूजेस द नॉन स्टेट एक्टर विद देयर कॉन्टैक्ट्स एंड एजेंसीज। जो ये स्टेट है वो नॉन स्टेट एक्टर्स को अपने कॉन्टैक्ट्स और एजेंसीज के साथ यूज करने लग जाती है। The non-state actors having the similar ideology with the state help them in their elections and remove any kind of hindrances in their campaign। तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं वो स्टेट को हेल्प करने लग जाते हैं, किसमें, जब इलेक्शंस होते हैं उसमें, और किसी भी तरीके की जो भी अवरोध होते हैं, जो रुकावटें होती हैं, उनको दूर कर देते हैं। इन सम केसेस द स्टेट में नॉट बी एबल टू मैनिपुलेट द नॉन स्टेट एक्टर्स बट द नॉन स्टेट एक्टर्स हैव रीबस्ट एस्टेब्लिशमेंट विद द इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल डोमिनेंस इन द स्टेट। बहुत केसेस में ऐसा तो हो सकता है कि कोई नेशन जो है इनको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा हो, लेकिन कभी भी नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उनके पास स्टेट में जो संस्थाएं हैं या फिर वित्तीय प्रभुत्व है, ठीक है, वो इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि वो डोमिनेट कर देती हैं स्टेट को। दे अब्यूज देयर पोजीशन एंड देयर आर इंसेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये जो है अपने पदों का दुरुपयोग करने लगते हैं और मानव अधिकार का उल्लंघन जहां पे हो रहा होता है वहां पे।
अब इसके पॉजिटिव रोल देख लेते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स के। इन प्रेजेंट सिनेरियो द नॉन स्टेट एक्टर हैव प्लेड एन एक्टिव रोल इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। ये जो है पॉजिटिव रोल निभाता है किस चीज में, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट में और ह्यूमन राइट में, ठीक है। इंश्योर एंड अपलिफ्ट द कंडीशन ऑफ पुअर पीपल इन मैनी कंट्रीज, ठीक है। जितने भी जो गरीब हैं उनकी कंडीशंस को बहुत सारे देशों में अपलिफ्ट करने में भी ये काम करता है। Help the people with disabilities too, as one of the organization participated in the drafting process of UN convention on rights of persons with disability। ये जो है विकलांगों के लिए भी बहुत मदद करते हैं, क्योंकि इनमें से ही किसी एक संगठन ने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जो यूएन कन्वेंशन थी उसमें भाग लिया था। किस लिए? विकलांग जो व्यक्ति हैं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक है। द ये द नॉन स्टेट एक्टर्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन ड्राफ्टिंग फॉर कन्वेंशन ऑन स्पेशल लीगल इश्यूज। जो इनको जो है नॉन स्टेट एक्टर्स को है पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया जाता है, किन मुद्दों पर? स्पेशल लीगल इश्यूज के मुद्दों पर, ठीक है। द मोस्ट इफेक्टिव चेंज ब्रॉट बाय द नॉन स्टेट एक्टर्स इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। एनवायरमेंटल लॉ में भी ये बहुत ज्यादा चेंज लेकर आए हैं। द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक sustainable development and environmental protection got prominence when the non-state actors started campaign against environmental degradation। जब environmental में जो बुरा प्रभाव था environment में, उसके लिए जब इन्होंने कैंपेन निकाली नॉन स्टेट एक्टर्स ने, तो उससे जो है एक विकास हुआ था बहुत ज्यादा, ठीक है। द नॉन स्टेट एक्टर इज कंसर्न विद द एनफोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड नॉर्म्स। इनको जो है इंटरनेशनल लॉज और उनके मानदंडों से भी ये संबंधित है, नॉर्म से भी संबंधित है। द नॉन स्टेट एक्टर्स एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अ नेशनल लीगल सिस्टम। क्योंकि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स है और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका इम्पैक्ट जो है पॉजिटिव है किस पे? नेशनल लीगल सिस्टम पे। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ और को जानते हैं। और जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पार्ट भी लेते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स में। प्लान्स जब बनते हैं या ड्राफ्टिंग जब होती है किसी भी रूल्स और रेगुलेशंस की, या प्रोटेक्ट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज इन द वर्ल्ड, डिफरेंट एंटिटीज को प्रोटेक्ट करने में भी ये साथ देते हैं। The non-state actors play a vital role in supervising the state following international norms and standards। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इंटरनेशनल नॉर्म एंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने में। दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन सुपरवाइजिंग टास्क। सारे के सारे टास्क में भी ये बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। दे ऑल्सो मॉनिटर द कंडक्ट ऑफ स्टेट एज टू वेदर दे फॉलो द इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स और नॉट। वो यहाँ तक कि ये भी देखते हैं कि कोई कंट्री, जिस कंट्री से वो बिलोंग कर रहे हैं या फिर जिस कंट्री पे में वो हैं, वो देखते हैं कि वो अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को मान रही है या नहीं मान रही है, कंट्रीज भी इवन, ठीक है। अब जब हमने देखा कि जो हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनके रोल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इंडिविजुअल्स के भी रोल्स हैं, ठीक है। तो अब कुछ हम इंडिविजुअल्स के रोल देख लेते हैं। द इंडिविजुअल हैज बीन कंसीडर एज एन आइडेंटिटी एंटिटी इन इंटरनेशनल लॉ आफ्टर मैनी डिकेड्स। बहुत दशकों के बाद इनको रोल मिला है इंटरनेशनल लॉ में। द इंडिविजुअल हैज द लीस्ट पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल लॉ ड्यूरिंग द इंसेप्शन स्टेज। शुरुआती टाइम में इनको इंडिविजुअल्स को बहुत कम पार्टिसिपेशन मिलता था इंटरनेशनल लॉ में। द टर्म इंडिविजुअल हैज अ वाइड लीगल कॉनिशन। जो इंडिविजुअल है ना, ये सिर्फ एक समथिंग लिमिटेड टू द पर्सन नहीं है, किसी एक व्यक्ति के नाम से जुड़ी नहीं रह गई है ये, जबकि इसका खुद का एक बहुत बड़ा कानूनी इसका अर्थ है, ठीक है। इट मे बी आइडेंटिटी एंटिटी, ये कोई एंटिटी हो सकती है, कोई एंटरप्राइज हो सकती है, या कोई बिग बिजनेस कॉन्ग्लोमेरेट हो सकती है, कोई कोई बड़ा बिजनेस ग्रुप हो सकता है। द टर्म इंडिविजुअल मे बी अ लीगल पर्सन हुज जॉब इज टू सिक्योर राइट ऑफ द पीपल अक्रॉस द ग्लोब। ये एक ऐसा कानूनी व्यक्ति हो सकता है जिसका काम दुनिया भर के लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। The individual is the basis on which the entire international law works, because the objective of international law is to protect the interest of the individual। जो इंडिविजुअल है इज द बेसिस ऑन विच द एंटायर इंटरनेशनल लॉ वर्क्स। जो ये इंडिविजुअल है वो वर्क करता है किस बेसिस पे? जिस पे इंटरनेशनल लॉ वर्क करता है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स को।
ऑल द ट्रीटीज, जितनी भी संधियां होती हैं, रेगुलेशंस जितने भी विनिमय हैं, एंड कस्टम्स जितने भी रीति रिवाज है, हैज बेनिफिटेड द इंडिविजुअल इन मैनी कैपेसिटीज, जो इंडिविजुअल है उनको काफी बेनिफिट देते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल लॉ इज टू अचीव ग्लोबल जस्टिस. इंटरनेशनल लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्लोबल जस्टिस प्रोवाइड करना, इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को, क्योंकि ये हमने जादव केस में भी देखा था. एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट एम्बिकेबली दैट अल्टीमेटली हेल्प्स इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल को हेल्प करता है. अगर डिस्प्यूट सॉल्व हो जाएंगे तो इंडिविजुअल्स को हेल्प होगी. ठीक है. The development of many areas in international law, such as international human rights, with the objective to protect the interest of the individual. अब डेवलपमेंट है जो इंटरनेशनल लॉ में, जैसे कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में जो डेवलपमेंट हुई है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका? प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट को इंडिविजुअल्स की, इंडिविजुअल्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही उसका गोल है, ऑब्जेक्टिव है. द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, after which the concept of international law flourished and went on to cover many areas. जो वर्ल्ड वॉर 2 था, जब वो खत्म हुआ तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आया, एस्टेब्लिश हुआ, और उसने क्या कॉन्सेप्ट लाके फला फूला? वो कि इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है इंडिविजुअल्स की, और बहुत सारे एरियाज को इसी के साथ उसने कवर कर लिया. द इंटरनेशनल लॉ अंडर द हेड ऑफ इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ, जो इंटरनेशनल लॉ है वो शरणार्थियों का जो है लॉ, इंटरनेशनल रिफ्यूजी लॉ, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी कानून, सीक्स टू अचीव द फ्रीडम एंड राइट ऑफ रिफ्यूजी, क्या करता है? रिफ्यूजीज की स्वतंत्रता और अधिकारों को देना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है. द यूनाइटेड नेशन हैड साइंड वेरियस कन्वेंशंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. जो यूनाइटेड नेशन है उसने हस्ताक्षर किए हैं किस चीज पर? बहुत सारे ऐसे कन्वेंशंस पर जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को और विकास के ऊपर ध्यान दे रहे हैं. द इंडिविजुअल ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल लॉ इन वेरियस कैपेसिटीज. इसी के साथ हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स का बहुत अहम रोल है इंटरनेशनल लॉ में. इसी के साथ हम कंक्लूजन देख लेते हैं. द इंटरनेशनल लॉ हैज थ्राइव्ड इन मेनी एस्पेक्ट. ये जो है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में फला फूला है इंटरनेशनल लॉ. इट हैज डायनेमिक एप्लीकेबिलिटी. अभी क्या है? इसकी डायनेमिक एप्लीकेबिलिटी है, स्टैटिक नहीं है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिंग ग्लोबल जस्टिस फॉर सोसाइटी इज द सोल एम. इसका एम क्या है? ग्लोबल जस्टिस को सिक्योर करना है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे. ठीक है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क मोर इफेक्टिवली फॉर रिफ्यूजीज, हेल्पलेस विक्टिम्स ऑफ वॉर्स एंड टेररिज्म. जो रिफ्यूजीज हैं उनको हेल्प करता है, और जो वॉर और टेररिज्म के शिकार लोग हैं उनको हेल्प करता है. द पाइवोटल कंसर्न ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट शुड बी एड्रेस्ड ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस. जो एनवायरमेंटल जो खराब हो रहा है हमारा एनवायरमेंट, वो जो है हमारे उसका जो है हमें प्रायोरिटी बेसिस पे उसको हमें देखना चाहिए, क्योंकि ये जो खराब होता है एनवायरमेंट है वो अभिशाप है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, और इसी के ऊपर हमारा इंटरनेशनल लॉ काम कर रहा है. ठीक है. तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक आज खत्म होता है. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए. आज का टॉपिक थोड़ा लेंथी हो गया है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप इसको अच्छे से पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए वीडियोस को देखकर. ठीक है. तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.